Hello students, I hope that you all are fine. So today we are here to discuss about the chapter number 8 in English literature of class 6th. क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 लिटरेचर में आज हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर 8 है एलिफेंट्स ऑन स्ट्राइक। हाथी जब हड़ताल पे चले गए तो उस स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं एलिफेंट्स ऑन स्ट्राइक चैप्टर। उससे पहले यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हेन वी फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि जब हम मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, वी शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड ओवरकम द सिचुएशन और गिव अप एंड क्विट। ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कहते हो कि मान लो अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई मुसीबत हमें घेर लेती है, तो उस समय हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, उसके लिए हमें समाधान ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, या हमें उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, हमें वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, इस पर आप लोग अपने विचार बताइए, इस पर आप लोग अपने विचार बताइए। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहली बात है, इन सीलोन, सीलोन क्या है, जो उसको आज आप श्रीलंका कहते हैं, उसको पहले सीलोन कहा जाता था। माई ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई, हैड ऑर्गेनाइज्ड अ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए माउंटेन सैनिटोरियम एट न्यू एरा एलिया। पहाड़ों में एक जगह है न्यू एरा एलिया, वहाँ पर हम लोगों ने, किसने, मैंने और मेरे भाई ने एक प्लान किया, एक स्कीम बनाई, एक योजना बनाई कि हम वहाँ पर सैनिटोरियम ओपन करेंगे, कि हम वहाँ पर सैनिटोरियम ओपन करेंगे। सैनिटोरियम क्या होता है, सैनिटोरियम क्या होता है, ये चीज़ आप जानेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। सैनिटोरियम होता है एक हेल्थ रिजॉर्ट, एक स्वास्थ्य भवन, एक स्वास्थ्य सदन, आरोग्य सदन, आरोग्य आश्रम, मतलब ऐसा रिजॉर्ट जहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में टिप्स दी जाती हैं, जहाँ पर आपको हेल्दी रखने के लिए कार्य किए जाते हैं, वो आपका होता है सैनिटोरियम। वी हैड अ कपल ऑफ टेम एलिफेंट काउज एम्प्लॉयड इन वेरियस वर्क्स। ये कहते हैं कि हमारे पास एक जोड़ा फीमेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट कहाँ पर लिखा है, जब इसने आपको बताया एलिफेंट काउज, तो एलिफेंट काउज का मतलब है कि फीमेल एलिफेंट्स। ये कह रहा है कि हमारे पास एक कपल, एक जोड़ा जो था वो एलिफेंट काउज का था, फीमेल एलिफेंट का था, हथनियों का था, जो कि बहुत सारे कामों में अपना योगदान देता था, जो बहुत सारे काम करने में मदद करता था। बट इट वॉज नेसेसरी टू ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्टेबल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी मशीनरी विच कुड नॉट बी कन्वेड इन द ऑर्डिनरी नेटिव कार्ड्स। अब ये कह रहा है लेकिन फिर भी भाई चलो हमारे पास दो हाथी थे, दो हथनी थी, वो काफ़ी काम करते थे, लेकिन फिर भी इतने खास काम के लिए, इतने बड़े काम के लिए हमें सरकार की ज़रूरत थी, हमें सरकार की ज़रूरत थी। ठीक है, सरकार अपना सहयोग दे, अपनी मदद करे। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टेबल्स होते हैं, जो सरकारी आश्रय होते हैं, सरकारी जहाँ पर अस्तबल होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े, वहाँ पर हैवी मशीनरी होती है, मतलब बड़ी बड़ी बोगियाँ, बड़े बड़े मशीनें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। विच कुड नॉट बी कन्वेड, जो आसान नहीं है, जो आसान नहीं है एक सामान्य से छोटी सी बग्गी से करना। भाई जितना अच्छा काम सरकारी अस्तबल में मिलने वाली मशीन कर सकती है, उतना अच्छा काम ये आम बग्गियाँ नहीं कर सकती। देयर वर अकॉर्डिंगली अ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट वैगन्स ड्रॉन बाय देयर कोलोसल टीम्स। कोलोसल टीम्स होता है एक बहुत बड़ी टीम, कोलोसल होता है ह्यूज, बहुत बड़ी टीम, मतलब जिसमें बहुत सारे हाथी मिलकर वैगन होती है, जो गाड़ी, हाथियों की जो गाड़ी होती है, हाथियों की जो बग्गी होती है, उसको खींचने में हाथियों की एक बहुत बड़ी टीम इस्तेमाल की जाती है, और उसमें कम से कम 4 हाथी की ज़रूरत होती है। वो इतनी बड़ी मशीन होती है, इतनी बड़ी वो बग्गी होती है, उनकी वैगन होता है इतना बड़ा कि उसमें कम से कम एक टाइम में 4 हाथियों की ज़रूरत होती है। 4 हाथी मिलकर उसको एक साथ खींच सकते हैं, और वो मदद करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। इट वॉज द वेट सीजन अपॉन द माउंटेन्स, इट वॉज द वेट सीजन
अपॉन द माउंटेन्स, माउंटेन जो पर्वतीय इलाके होते हैं उस समय वहाँ पर थोड़ा गीला मौसम था, थोड़ा गीला मौसम था। आवर सेटलमेंट वाज 6200 फीट अबव द सी। अब जो हमारा बसेरा था, जो हमारा रहन सहन था, वो समुद्र से 62,000 फीट हाई पर था, वो समुद्र से 6200 फीट की ऊंचाई पर था। एंड द जिगजैग पास फ्रॉम रंबोडे एट द बेस ऑफ द स्टीप एसेंट वाज 15 माइल्स इन लेंथ। और ये कहता है कि एक जो वहाँ पर रास्ता था, रामबोड़े जो जगह है वहाँ पर एक पास था, जिगजैग पास, मतलब जो आपका इस तरीके से होता है, ये होता है जिगजैग। तो जो आपका जिगजैग पास था वो उसके जो बेस था, उसका जो आधार था, वहाँ से एकदम से बिल्कुल सीधा उभार, मतलब मान लो ये बेस है और यहाँ से इस तरीके से ये उभार इस तरीके से कह रहा है स्टीप एसेंट, ठीक है, और जिसकी लंबाई लगभग 15 मील थी, जिसकी लंबाई मतलब लगभग 15 मील थी। द क्रेस्ट ऑफ द पास वाज 7000 फीट इन एल्टीट्यूड। क्रेस्ट होता है चोटी, कह रहा है जो उस पास की जो पास था, उस रास्ते की जो वो पहाड़ी थी, उसकी चोटी लगभग 7000 फीट ऊंची थी, उसकी चोटी लगभग 7000 फीट ऊंची थी। अब ये कहाँ से बताया भाई? इसने कहा कि हम रहते थे 6200 फीट हाई पर। कहाँ से? आपके सी से, जो सी लेवल है उससे। और जो इसकी चोटी थी, जो ये स्टीप एसेंट, जो ये उभार था रामबोड़े जिगजैग पास पर, इसकी ऊंचाई थी 7000 फीट। तो कह रहा है कि जिससे जो 7000 फीट थी उससे 800 फीट नीचे हम रहते थे न्यू एरा इलिया प्लेन पर, न्यू एरा इलिया प्लेन, इससे 800 फीट नीचे, ठीक है। द एलिफेंट वैगन्स हैविंग अराइव्ड एट रामबोड़े फ्रॉम कोलंबो। अब जो हाथियों की बग्गी होती थी वो कोलंबो से रंबोड़े की ओर आती थी, जो कि लगभग 100 मील की दूरी पर था, जो कि लगभग 100 माइल्स की दूरी पर था। कमेंस द हैवी अपहिल जर्नी, और इससे ये मान लो कि बहुत ऊंचे पहाड़ की यात्रा करनी पड़ती थी। द रेन वाज अनसीजिंग, बिना रुकने वाली बरसात हो रही थी। द रोड्स वर सॉफ्ट, अब जब आपको बरसात होती है तो सड़कें थोड़ी नम हो जाती हैं। एंड द हैवीली लेडन वैगन्स संक डीपली इन द रट्स, बट द एलिफेंट्स वर माइटी बीस्ट एंड लेइंग देयर वेट अगेंस्ट द वर्क दे स्लोली ड्रैग्ड द व्हीकल्स अप द इल्डिंग एंड नैरो वे। इसमें लिखा हुआ है कि बरसात लगातार हो रही थी, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे में सड़कें भी कमज़ोर हो गई थी। और जब सड़कें कमज़ोर हो गई तो जो बड़ी बड़ी बग्गियाँ थी उनमें बहुत भारी भारी सामान था, बहुत वजन उनमें होता था, तो वो वहाँ पर धंस जाती थी। जो वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते थे उनमें वह फंस जाती थी। उन फंसी हुई बग्गियों को बेचारे हाथी जोर लगाकर निकालते थे, हाथी जोर लगाते थे और उसको वहाँ से फंसी हुई बग्गी को निकालते थे। दे स्लोली ड्रैग्ड द व्हीकल्स, और वहाँ से उस व्हीकल्स को आगे खींचकर ले जाते थे उस बारीक से रास्ते से। द एब्रप्ट जिगजैग्स बोदर्ड द लॉन्ग वैगन्स एंड देयर स्टिल लॉन्गर टीम्स। ये कह रहा है कि जो ये परेशान करने वाला जिगजैग रास्ता बना हुआ था, ये उन हाथियों को, उन बड़ी बड़ी बग्गियों को बहुत परेशान करता था। ये जिगजैग वाला जो पास था, रामबोड़े जिसका नाम है, यह बहुत ज़्यादा परेशान करता था उन बग्गियों को भी और उन बग्गियों की टीम को भी। द ब्रिजेज ओवर डेंजरस chasms entailed the necessity of unloading the heavier carts and caused great delay। अब ये chasms entailed लिखा है, chasms का मतलब है गहरे गहरे गैप्स, गहरे गहरे गड्ढे आप इसको बोल सकते हो। entailed involved, ये कह रहा है कि उस पुल पर, जो पुल होता था उस पर बहुत खतरनाक खतरनाक गड्ढे होते थे और उन पर जो भारी भारी सामान, भारी भारी बग्गियाँ होती थी, उसको उससे उतार कर ले जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर भी लगती थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर भी लगती थी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर बग्गी ज़्यादा भारी है तो उस रास्ते जाने के लिए वो सामान उतारना पड़ता था, उसको पार के सामान दोबारा ढोना पड़ता था, फिर उसके ऊपर डालना पड़ता था, लादना पड़ता था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। डे आफ्टर डे पास्ड अवे, दिन बीतते गए।
बट ऑल्दो द एसेंट वाज स्लो, लेकिन वो जो एसेंट था अब तक बिल्कुल धीरा नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। द वैगन्स स्टिल मूव्ड अपवर्ड्स, अब जो वैगन्स थे वो भी ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। एंड द रीजन ऑफ एवरलास्टिंग मिस्ट एट दैट सीजन वाज रीच्ड, और ऐसी जगह पर हम पहुंच गए थे जहां पर कभी ना ख़त्म होने वाली धुंध रहती थी। उस सीजन में भी उस जगह पर हम पहुंच गए। डेंस फॉरेस्ट क्लोथ द माउंटेन sides, the roar of waterfalls resounded in the depth of black ravines. Tangled bamboo grass crept upwards from the wet soil into the lower branches of the moss-covered trees and formed a green curtain impenetrable to sight. अब आपने देखा होगा, आप किसी पहाड़ पर गए होंगे, किसी पहाड़ी पर आपने देखा होगा, मसूरी वगैरह आप गए हैं या आप देहरादून भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो पहाड़ियों पे जो पत्थर आप देखते हो उस पर आपको ग्रीन ग्रीन सी मोस दिखती है, जिसको आप कहते हो काई जम गई। इस तरीके से छोटे छोटे घास भी वहाँ पे उग जाती है, वो आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत घने घने जंगल इस तरह से पर्वत पर थे कि मान लो कपड़े पहना रखे हो। जो माउंटेन्स के कपड़े होते हैं किसको कहा जाता है? जंगलों को कहा जाता है। वहाँ पर जो झरने होते हैं वो इस तरह दहाड़ते हैं कि मानो शेर दहाड़ता हो। उनकी आवाज़ ऐसी लगती है ब्लैक रेवाइंस में, जो वहाँ पे घाटियाँ होती हैं, नैरो संकरी जो घाटियाँ होती हैं, उनमें जो उनकी आवाज़ आती है वो इस तरह लगती है कि मान लो वो दहाड़ रहे हों। टैंगल्ड बम्बू ग्रास कैप, और जो बांस के पेड़ होते हैं वो ऊपर की ओर जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी है, उससे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और उनकी छोटी छोटी ब्रांचेज कवर कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, कभी देखने से बाद जाओगे आप पहाड़ों पे बरसात के मौसम पे, तो मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ भी है, आपको उस पहाड़ पे भी ग्रीन कलर का मोस दिखाई देगा, उस पर काई सी जमी हुई दिखाई देगी। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा, आपको देखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ बेटा अपना। फॉर्म्ड अ ग्रीन कर्टेन इम्पेनेट्रेबल टू साइड, और हमें ऐसा लगता है कि मान लो एक हरा हरा सा पर्दा उस ब्रांच पर डाल दिया गया है। इतना बारीक सा होता है, बिल्कुल काय बिल्कुल बारीक सी होती है, एक चादर सी होती है। चीज़ तभी कहता हूँ मैं आपको कि बेटा अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाओ, कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे देखो, अरे ये क्या है, अरे ये क्या लग रहा है, अच्छा ऐसा क्यों है। इन चीज़ों को डेवलप करो बेटा। चलो, द थर्मोमीटर फेल डेली एट द एल्टीट्यूड इंक्रीज्ड, ये कहता है कि जैसे जैसे हाइट पे हम बढ़ते रहते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। द एलिफेंट्स बिगेन टू सिकन, अब जो हाथी बेचारे बीमार होने शुरू हो जाते हैं। टू फाइन एनिमल्स वर टू इल टू वर्क, काम करते करते दो जानवर बीमार हो गए थे। दे हैव प्लेंटी ऑफ फूड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भोजन है। एज द बम्बू ग्रास वाज द नेचुरल प्रोवेंडर एंड इन द कार्ट्स वर अ गुड सप्लाई ऑफ पैडी, बट द एलिफेंट्स इंटेलिजेंस वाज एक्टिंग अगेंस्ट दैम, दे हैड रीजन एंड हैड बिकम डेस्पोंडेंट। यहाँ पर आपको प्रोवेंडर का मीनिंग पता होना चाहिए, जो होता है प्रोविज़न मतलब कुछ खास। नेचुरल प्रोविज़न मतलब कि ऐसी औषधि है जो प्राकृतिक है, ठीक है। अब काम क्या होता है? काम इसका होता है कि देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ फूड, वहाँ पर बहुत सारा भोजन है। एज द बम्बू ग्रास वाज द नेचुरल प्रोवेंडर, कि वहाँ पर आपको प्रकृति की तरफ से जो बांस के पेड़ है, बांस का घास है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। एंड इन द कार्ड, और बोगियों में वाज ए गुड सप्लाई ऑफ पैडी, और बोगियों में जो पैडी होती हैं, पैडी मतलब जो धान होता है, वो भी भरपूर मात्रा में रहता है। बट द एलिफेंट्स, लेकिन हाथियों की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो उनके विरुद्ध काम करती है। उन्हें कारण मिल जाता है और वे बेचारे निराश हो जाते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा घास होता है बांस के पेड़ पर, यहाँ तक कि धान भी लेकर जाते हैं। लेकिन एक बार जब आपको पता है कि हिम्मत कर दे मदद खुदा, कि अगर एक बार हिम्मत टूट जाती है तो फिर किसी भी काम को आदमी करने में सक्षम नहीं होता, किसी भी काम को आदमी या जानवर नहीं कर पाते। डेस्पोंडेंट मीन्स होता है निराश होना, होपलेस होना। फॉर 9 और 10 days, 9-10 दिन के लिए दे हैड बीन एक्सपोज टू सीजलेस वेट एंड कोल्ड
dragging their unmanageable wagons up a road that even in dry weather was difficult to put up with the weight. ये कहते हैं कि 9-10 दिन के लिए वो बेचारे बिना रुके चलते रहते हैं गीले में, ठंड में, और जब वो वापस सूखे में आते हैं तो सूखे में चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस वजन को लेकर. द व्हील सैंक डीप बिलो द मेटल फाउंडेशन एंड बिकेम होपलेसली एम्बेडेड. एम्बेडेड मीन्स होता है जुड़ना. एम्बेडेड मीन्स होता है जुड़ना. तो यहाँ पे इसने कहा कि जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो बहुत गहराई में डूब जाते हैं. उसकी जो मेटल फाउंडेशन है, मतलब आपने देखा होगा जो धुरे होते हैं पहियों को जोड़ने वाली, जो दोनों पहियों को जोड़ती है, उसको आप मेटल फाउंडेशन कहते हैं. तो वहाँ तक वो सब डूब जाते हैं. एंड बिकेम होपलेसली एम्बेडेड. और वो बेचारे निराशा से डूब जाते हैं. वो जो हाथी होते हैं इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं. Again and again the wagons had to be emptied of their content and extra elephants were taken from the other carts and harnessed to the empty wagons which were by sheer weight of animals dragged from the deep mire. अब कह रहा है एक दलदली इलाके से. डीप मायर मीन्स होता है एक स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी ग्राउंड, मतलब कि एक दलदली एरिया. उस दलदली एरिया में क्या होता है कि भाई जब वो बग्गी बार बार फंस जाती है, हाथियों का हिम्मत टूट जाती है, दूसरी बग्गी से हाथी निकाले जाते हैं, उस पर जोर लगाया जाता है और उस बग्गी को खाली करते हैं. खाली करके बग्गी बाहर निकालते हैं, दोबारा फिर बग्गी को भरते हैं. इसमें टाइम भी बहुत लगता है, हाथी भी ज़्यादा लगते हैं, और इस तरीके से वो बेचारे जानवर उस कीचड़ भरे, उस दलदल भरी जगह से अपना माल लेकर आगे बढ़ जाते हैं. Thus the time had passed, समय बीतता रहता है. And the elephants had evidently reasoned upon the situation, और जो हाथी होते हैं उस स्थिति पर सोच विचार करते हैं. And had concluded that there was no summit to the mountain, और वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वो इस समाधान पर पहुंचते हैं कि भाई अब इस पीक पर, जो समिट है, इस माउंटेन पर, इस पहाड़ पर कोई समिट नहीं होगी, कोई पीक नहीं होगी. एंड नो एंड टू द स्टीप एंड हॉरिबल असेंट, और जो ये रास्ता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा. इट वुड बी यूजलेस टू प्रिजर्व इन अनवेलिंग एफर्ट्स. ये कह रहा है इट वुड बी यूजलेस. ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये बिना किसी फ़ायदे का है. इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई उपयोग नहीं होने वाला. दे डिटरमाइंड अंडर दीज हार्ट ब्रेकिंग सर्कमस्टांसिस टू स्ट्राइक वर्क एंड दे डिड स्ट्राइक. दे डिटरमाइंड, वे आइडेंटिफाई करते हैं, अंडर दीज हार्ट ब्रेकिंग सर्कमस्टांसिस, दिल को तोड़ देने वाली इस स्थिति को, और वो स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं उस काम से. और उन्होंने हड़ताल कर दी. वन मॉर्निंग अ कपल ऑफ एलिफेंट, एक सुबह की बात है, हाथियों का एक जोड़ा अपीयर्ड एट माई हाउस, मेरे घर के सामने आ गया, जो कि हमने न्यू एरा एरिया में बनाया था. एंड डिस्क्राइब्ड सिचुएशन, और उन्होंने अपनी स्थिति को बताया. दे डिक्लेयर्ड दैट इट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू इंड्यूस द एलिफेंट्स टू वर्क. दे हैड गिवन इट अप एज ए बैड जॉब. उन्होंने कहा ये जो इतना काम है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और हाथियाँ इसको करने में सक्षम नहीं हैं, और ये उनके लिए बहुत बुरी नौकरी है. I immediately mounted my horse and round up to the pass and descended the road upon the other side, timing the distance with my watch. Rather under 2 miles from the summit, I found the road completely blocked with elephant carts and wagons. The animals were grazing upon the bamboo grass in the thick forest. The rain was drizzling and a thick mist increased the misery of the scene. यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी, उनकी बात सुनकर मैंने अपना घोड़ा लिया, उसके ऊपर बैठा, और मैं पास पर जो रास्ता था उससे नीचे जा रहा था. तो मैंने देखा कि लगभग 2 मील की दूरी पर,
कि लगभग 2 मील की दूरी पर हाथियों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है और हाथियाँ बग्गियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं। हाथी अपना मज़े से बम्बू प्लांट से घास खा रहे हैं और बरसात हो रही है और धुंध पड़ रही है। ये सब सीन देखकर बड़ा अजीब सा लगा। I ordered 4 elephants to be harnessed to a cart intended for only one animal. अब कह रहा है मैंने ऑर्डर किया, मैंने आदेश दिया और मैंने आदेश क्या दिया कि भाई 4 हाथियों को, मैंने कहा 4 हाथियों को कि आप एक काम करो, टू बी हार्नेस टू ए कार्ट इंटेंडेड फॉर ओनली वन एनिमल, कि एक हाथी को, मैंने 4 हाथियों को आदेश दिया उस कार्ट, उस बग्गी पर अपने इंटेंड करने के लिए सिर्फ एक जानवर के लिए। दिस वॉज क्विकली इफेक्टेड, और बहुत जल्दी से इस पर इफेक्ट पड़ा। एंड द ड्राइवर्स वर सून एस्ट्राइड द एनिमल्स नेक्स एंड पोर्डेड देम विद देयर आयरन हुक्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी उनके ऊपर बैठ गया, एक आदमी उनकी गर्दन पर बैठ गया और गर्दन पर बैठकर उसने एक नुकीली आयरन से, होता ना जिसको आप क्या कहते हैं, एक मतलब एक लकड़ी होती है उसमें आगे कील धसी होती हैं और उस कील से वो उस पर उसको पिंच करते हैं, उसको चुबाते हैं, ठीक है। नॉट एन एलिफेंट वुड एक्सर्ट इटसेल्फ टू ड्रॉ द वैगन। अब हाथी भी अपने आप को नहीं रोक पाया उस बग्गी को खींचने से, क्योंकि जब वो आरी लगती है, उसको आरी बोलते हैं, जब वो आरी लगती है, जब वो आयरन हुक लगता है तो वो अच्छों को चलता कर देता है। तो अब हाथी भी अपने आप को नहीं रोक पाए उस बग्गी को खींचने से। इन वेन द ड्राइवर्स कोक्स्ड द एनिमल्स एंड देन यूज्ड एवरी थ्रेड इन देयर वोकेबलरी, रिलेंटलेसली प्रोडिंग द मैसिव beast on their necks and shoulders with the iron points of their hooves। कह रहा है वो इतना बलवान हाथी, इतना बड़ा हाथी भी उस हुक के सामने मजबूर हो गया। और फिर तो उस ड्राइवर ने जितना उसकी डिक्शनरी में परेशान करने की चीज़ें थी उन सब का इस्तेमाल किया और हाथियों को परेशान करके वहाँ से काम के लिए चलने लगे। The only response was a kind of marking time on the part of the elephants, which simply moved their legs mechanically up and down and swung their trunks to and fro, but none would pull or exert the slightest, neither did they move forward a single inch. I never saw such an instance of passive and determined obstinacy. The case was hopeless. यहाँ पर जो मैं है आई है वो कह रहा है कि उसने पूरा यत्न किया, ड्राइवर ने पूरा यत्न किया, और हम मानते हैं अगर आर लग जाए तो कोई भी जानवर अपने आप को नहीं रोक सकता काम करने से। लेकिन यहाँ पर इन जिद्दी जानवरों को देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो हाथी वहीं पर पैर फड़फड़ा रहे थे, वहीं पर सूंड जो थी उनकी ऊपर नीचे कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। आप देखो कितनी ज़्यादा जिद उन लोगों ने कर ली होगी कि ठीक है पूरे शरीर पर आयरन हुक जो वो कील थी वो चुभाते गए, वो मारते गए, पूरा शरीर जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन हाथी फिर भी अपनी जगह से नहीं हिले, फिर भी वहीं पर ऊंचे नीचे ऊपर नीचे होते गए, बट वहाँ से हिले नहीं। एन आइडिया स्ट्रक मी, मुझे अचानक एक आइडिया आया। I ordered the drivers to detach the 4 elephants from the harness and to ride them thus unfettered up the pass following behind my horse। अब उसने कहा कि भाई जो ये 4 हाथी है ना इनको निकाल दो, ठीक है, इनको डिटैच कर दो, इनको अलग अलग कर दो, एंड टू राइड देम, और इनको मेरे घोड़े के पीछे पीछे लेकर आओ। इट appeared to me that the elephants were heartbroken and in despair at the apparently interminable mountain pass। उसने देखा, आई appeared to me, मुझे ये समझ में आया कि जो एलिफेंट्स है, जो हाथी हैं, बिल्कुल दिल से टूट चुके हैं, एंड इन despair at the apparently, और जो माउंटेन पास था, जो ख़त्म ना होने वाला माउंटेन पास था, जो कि हाथियों ने अपने दिमाग में बसा लिया था कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होना, ऐसे चलते रहना है, वो उनके दिमाग पे भारी पड़ा हुआ था। इट माइट बी एडवाइजेबल टू लेट देम नो द एक्चुअल ट्रूथ, और यह ज़रूरी था कि किसी तरीके से
उनको जरूर वास्तविकता बताई जाए, उनको सच्चाई दिखाई जाए कि भाई जो तुम यहाँ रुके हुए हो इतना दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 2 मील की दूरी पर आपकी चोटी आ जाएगी। यहाँ से सिर्फ 2 मील की दूरी पर आपकी चोटी आ गई है। इस सच से उन हाथियों को सामना कराना है, उनको इसके बारे में बताना है। वेयर दे वुड एक्सचेंज देयर अपहिल लेबर फॉर अ डिसेंट इनटू न्यू एरिया, जहाँ पर वो अपना सारा सामान वहाँ पर पहुँचा सकें। लेकिन ये सच्चाई बताई कैसे जाए। दे वुड देम हैव एन एक्स्ट्रा फीड, उन्होंने उनको एक्स्ट्रा भोजन दिया। विद प्लेंटी ऑफ जैगरी, बहुत सारा गुड़ दिया। एंड बी इंट्रोड्यूस टू द कंपेनियनशिप ऑफ आवर 2 फीमेल एलिफेंट, और उनको जो हमारी 2 हथनियाँ थीं उनके साथ उनको मिलाया गया। इफ़ दे पास्ड एन एग्रीएबल नाइट, अगर वो इस रात को पास कर लेते हैं विद द बेस्ट ऑफ फूड एंड वार्म क्वार्टर्स, अपने पूरे अच्छे भोजन के साथ और अच्छे क्वार्टर में, दे वुड पॉसिबली रिटर्न द फॉलोइंग डे टू देयर वर्क एंड विद लाइटर हर्ट्स पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील इंस्टेड ऑफ यील्डिंग टू अ डोग्ड एटीट्यूड ऑफ डिस्पेयर। तो हो सकता है इससे उनका मूड ठीक हो जाए, और मूड ठीक होने से क्या पता वो अगली सुबह अपने काम पर लग जाएं, ऐसे मुंह चढ़ा कर न बैठें। द रिजल्ट ऑफ दिस रूज वाज परफेक्ट। अब जो ये इसका रिजल्ट आया, जो हमने आइडिया यूज़ किया, जो हमने ट्रिक यूज़ की, इस ट्रिक का बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। द एलिफेंट्स अकम्पनीड मी टू न्यू एरिया, अब हाथियों ने मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, न्यू एरिया पहुँच गए। एंड वर वेल फेड एंड केयर्ड फॉर, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे थे, काम कर रहे थे। ऑन द फॉलोइंग डे वी रिटर्न टू द हैवी वर्क, वापस हम लोग भारी काम पर पहुँचे। एंड आई माई सेल्फ विटनेस, और मैं इसका गवाह हूँ। देयर स्टार्ट विद द हिदरडो अनयील्डिंग वैगन, कि उनकी जो बग्गियाँ थी वो यहाँ वहाँ भटक रही थी, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नॉट ओनली डिड दे exert their full powers and drag the lumbering load straight up the fatiguing hill without the slightest hesitation, but their example or some unaccountable communication between them appeared to give general encouragement। ये कह रहा है कि वो रास्ता इतना भयंकर था। भाई देखो, जब आप किसी चीज़ पर ऊपर चढ़ते हो तो आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आप उसी ऊंचाई से नीचे की ओर आओगे तो आपको उस चढ़ने से ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी बैलेंस को बनाने में। चढ़ने से ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी उसको उतरते हुए बैलेंस बनाने में। तो यही काम उन हाथियों के साथ भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा समस्या उनको महसूस हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उनके जो आपस में कम्युनिकेशन था, आपस की जो तालमेल थी, आपस का जो विश्वास था, वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को आपस में भी एक एनकरेजमेंट मिल रहा था। आई एम्प्लॉयड द मोस्ट विलिंग एलिफेंट्स एज एक्स्ट्राज टू ईच वैगन, मैंने सब गाड़ियों में एक एक हाथी एक्स्ट्रा ज्वाइन किया, एक एक हाथी एक्स्ट्रा रख दिया जो कि जानदार था, मजबूत था। which they drew to the summit of the pass and then returned to assist the others, thus completing what had been pronounced by the drivers as utterly impossible. There can be no doubt that the elephants had at once perceived the situation and in consequence recovered their lost courage. अब ये जो ड्राइवर था, न जाने वो क्या कह रहा था, कैसे उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हाथी थे वो दोबारा एटवांस एक बार परसीव कर चुके थे उस सिचुएशन को, उस स्थिति को झेल चुके थे, और अब जो स्थिति दोबारा बन रही थी इससे कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत दोबारा बन गई और उन्होंने अपना खोया हुआ साहस, खोई हुई हिम्मत को दोबारा पा लिया था, और अब वे लोग बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे थे। अब वे लोग बड़े अच्छे से एक दूसरे को साथ दे रहे थे, एक दूसरे को मैनेज कर रहे थे। अब इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं जो उसके राइटर हैं सैमुअल व्हाइट बेकर, जो उसके राइटर हैं सैमुअल व्हाइट बेकर, ये लंदन में पैदा हुए थे। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ही वॉज एन एक्सप्लोरर, ऑफिसर, बिग गेम हंटर, ऑथर एंड इंजीनियर। ये एक एक्सप्लोरर, एक खोजी भी थे, एक ऑफिसर भी थे, एक बड़ा गेम खेलने वाला शिकारी भी थे, एक राइटर भी थे और एक इंजीनियर भी थे। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ पाशा, इनको एक टाइटल दिया हुआ था। टाइटल क्या था? पाशा। ही वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, इन्होंने बहुत सारी उपाधि, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे इनाम भी लिए हुए हैं।
ही डाइड ऑन 30 दिसंबर इन न्यूटन अबाउट डेवन इंग्लैंड। और ये 30 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी न्यूटन अबाउट में, जो कि इंग्लैंड के डेवन में है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू बी रिमेंबर। और ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि अगर आप एक बार हिम्मत हार जाते हो, भले ही आप 100 किलोमीटर चल के आ गए, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाते हो, दिल टूट जाता है, तो आप 2 कदम भी आगे नहीं चला सकते। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा हिम्मत से भरा रखो, हमेशा अपने लिए अच्छा करो, जिससे कि आप उस चीज़ में कभी भी असफल ना हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया क्लास 6 का। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, सुने, समझें। कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करें, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।